हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन फिजिक्स की डीपीपी शुरू करते हैं। डीपीपी नंबर 9 से हमें स्टार्ट करना है ना। तो चलो सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन इसने बोला है कि ए वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप, बी वेक्टर इज ऑल्सो गिवन टू यू 5i कैप माइनस 6j कैप। इसने बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो कोई बात नहीं, पहले ऐड कर लो। ये 7i कैप, इधर से ये ऐड कर लो माइनस 9j कैप। इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो कितना आ जाएगा 49, 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। फाइनली ये कितना आ गया 130। तो रूट 130 यूनिट्स में ऐसा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर मीटर में है तो ये भी फाइनली मीटर में आता, तो ये भी मीटर में आ जाएगा। अगर ये फोर्सेस हैं तो ये फोर्स मतलब ये न्यूटन, ये भी न्यूटन, फिर ये न्यूटन आ जाएगा। तो इस हिसाब से वो इसने दिया नहीं है। खैर, फिर इसने बोला कि यूनिट वेक्टर बताओ कि अलोंग, कौन से के अलोंग बताना है 3i कैप प्लस 3j कैप, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है। तो क्या करना है हमें कि ये वेक्टर लिखा डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो हमारे पास मिल जाएगा a कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो ऐसे में क्या करो, मैग्नीट्यूड में 3 जैसे तुमने बाहर ले लिया, i कैप प्लस j कैप बच गया। अब देखो 3 तो है ही है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 + 1 होगा ना रूट के अंदर। तो सीधा सीधा इस तरीके से काम कर सकते हो। नहीं तो क्या करो, पूरा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर वैसे भी किया जा सकता है। ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो कॉमन लो पहले ऊपर, तो ये आ गया i कैप प्लस j कैप बाई रूट 2 इस तरीके से। फिर इसने बोला कि देखो डायग्राम दिया है इसने, डायग्राम इसने दिया है ए वेक्टर थर्ड क्वेश्चन, बी वेक्टर ऐसा है एंड सी वेक्टर ये दे रखा है। तो देखो अब क्या करना है, हमें बताना है कि रिलेशन कौन सा बन रहा है। देखो ए से शुरू करते हैं तो एडिशन, अगर एडिशन की अपन बात कर लें तो अगर ए से मान लो स्टार्ट करते हैं तो ए से स्टार्ट करते फिर बी इधर जाता है, ये तो हेड टू हेड मिला दिया इसने। तो एडिशन में तो एक के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर की टेल आनी चाहिए थी। सी में देखो, सी में ऐसा बन रहा है, सी वेक्टर की हेड पे इसका टेल रखा हुआ है ए का। भाई जैसे ये कोई सी वेक्टर हुआ, इसमें मान लो ए वेक्टर जोड़ना मुझे, तो ए वेक्टर की टेल को जोड़ दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो ये है ए वेक्टर। अब रिजल्टेंट कितना होगा, यहाँ से ये रिजल्टेंट है, इसको हम बोल रहे हैं बी वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ऐसा। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है, थर्ड दिख रहा है। खैर, फिर इसके बाद में फोर्थ है। अब फोर्थ में क्या कह रहा है ये कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर इज एप्लीकेबल टू द एडिशन ऑफ। तो अब ये देखो एडिशन होगा तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यार जैसे ये हमने ए वेक्टर जोड़ा और बी वेक्टर जोड़ा तो सेम क्वांटिटी ही होती है, मतलब ऐसा नहीं है फोर्स में हम मीटर को जोड़ दें, डिस्प्लेसमेंट को जोड़ दें, तो ये वाला काम हो नहीं सकता। इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज़ तो दोनों होंगी। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा इसने बड़ी सही बात लिखी है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है कि जैसे एनी टू वेक्टर्स को नहीं जोड़ सकते कि फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट हम ऐड नहीं कर सकते। ऐसा ही टू स्केलर के लिए तो पैरेललोग्राम और कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ट्रायंगल रूल के तरीके से ही है। ट्रायंगल रूल इनफ है, हमें एडिशन सीखना है तो बस ठीक है। इस तरीके से ये इसी को मतलब पैरेललोग्राम का रूल भी बना लेते हैं आगे चल के, ठीक है, वो ज़रूरत ही नहीं है, मतलब बस ये है कि एडिशन के लिए रूल होता है। खैर, फिर वेक्टर एंड स्केलर तो जोड़ ही नहीं सकते। खैर, एंड लास्ट ऑप्शन देखो, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब फोर्स प्लस फोर्स हम ऐड कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कुछ इंफॉर्मेशन सा दे रखा है मैथमेटिकली, और
कुछ सॉल्व करना पड़ेगा और किसी रिजल्ट पे हम पहुंच जाएंगे। पहला ये बोल रहा है कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। फिर ये कह रहा है सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2 के। क्लियर है ये चीज़। साथ ही साथ इसने एक और इन्फॉर्मेशन दी है, उस पर बाद में आते हैं, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये चीज़, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इधर लिखा हुआ है। अच्छा, इस 2 को मैं इधर अभी से मल्टीप्लाई कर लूँ इधर, ठीक है ना, 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से 2 उठा के इधर ले आओ, तो इधर ओनली क्या बचेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो कितना होता है, वो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस की जगह इस बार क्या आता है माइनस 2ab कोस थीटा, जहाँ पे ये थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, और हमसे पूछा भी यही है कि एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर्स। अब इसने एक और चीज़ देखो गिवन है, हमें गिवन है, वो यहाँ लिखते हैं कहीं, इसने बोला ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर भाई ये दिया ना इसने 2b, तो हम a की जगह 2b पुट करने वाले हैं, ठीक है, तो a की जगह 2b पुट कर दो, तो 2, अभी इसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले एक दोनों साइड, तो ये बन गया 4 स्क्वायर हुआ, तो अंदर क्या बचा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये सब लिखा हुआ है, बट ए की जगह क्या मैं इसी स्टेप में लिख दूँ क्या, या फिर पहले ये सॉल्व करना है, एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर हो गया, रूट हट गया। अब देखो क्या आएगा, इधर से ये बन गया ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2b का स्क्वायर, मतलब 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b ए का वैल्यू इंटू बी कोस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या है 4b स्क्वायर, ए क्या स्क्वायर लिखा है मैंने 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह लिखेंगे 2b इंटू बी इंटू कोस थीटा। क्लियर है ये चीज़। फर्दर देखो सॉल्व करो, ये अंदर ही अंदर तो 5b स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, 4 अंदर ही अंदर ये लिखा हुआ 5b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू 5b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर कोस थीटा। ये चीज़ बन गई। देखो बी स्क्वायर तो सब में कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से इसको सॉल्व करेंगे और तो ये 20 प्लस 16 कोस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 5 माइनस 4 कोस थीटा। ऊपर के स्टेप रफ करते हैं। फाइव को इधर लेके आओ तो ये 16 बनेगा। 16 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में 4 तो था ही, 16 और माइनस में आ जाएगा, माइनस 20 कोस थीटा। 4 से काट लो इसको, 4 और इधर 5 कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया -4/5। हालांकि -4/5 की वैल्यू हमें पता है, इसने एंगल जो दे रखा है ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करेगी। थ्री बाई 4 आना चाहिए कुछ हमने, अच्छा ये 15 आएगा यार, यहाँ पे गड़बड़िएगा।
ये बन रहा है 15, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस मतलब 15, ठीक है। और इसको इधर लेके आएंगे तो ये 20, तो ये कटेगा, इससे नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये 3 एंड ये 4। इसका ध्यान रखना, ये यहाँ पे आएगा इधर तो कितना बचा, 15 बचा। अच्छा ये कितना आ जाएगा इधर आके, ये तो -20 है, तो अपना आंसर आया ये 3/4 माइनस में। तो थीटा क्या आएगा, कोस इनवर्स 3/4 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 6th क्वेश्चन जो है, वेक्टर ए एंड बी आर, देखो पैरेलल है तो एंगल 0 होना चाहिए, ये बात हमें पता है। एंटी पैरेलल है तो एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो या तो तुम क्या कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, एंगल फाइंड आउट कर लो, या फिर जैसे पैरेलल के लिए तो हम एक और तरीका भी होता है, जैसे ये देख सकते हो i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, एंड बी वेक्टर को दिया है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो क्या इसमें से तुम 3 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, और ये क्या बन गया, 3 टाइम्स ए वेक्टर बन गया। अब यहाँ से तुम्हें क्लियर कट पता चल रहा है क्या बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वो है क्या, जैसे ए वेक्टर ये इतना है एंड बी वेक्टर क्या है, इसका 3 टाइम्स है इधर इस तरफ, इसी को तो हम बी वेक्टर बोल रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम ही है, तो सेम है तो इसका मतलब हम पैरेलल डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ये तो खैर डायरेक्ट हो ही जाएगा, बाकी क्या करेंगे, नहीं तो ए डॉट भी निकालेंगे। अगर मान लो पैरेलल नहीं हुआ, कुछ एंगल वेंगल फाइंड आउट करना हो तो पैरेलल ये दोनों के बीच का इसको सॉल्व करो। देखो ए डॉट भी बताओ मेरे को कितना आ रहा है, ए डॉट भी आ गया 3 + 3 1 × 3 1 × 3 माइनस, और ये भी प्लस हो गया 12, तो आ गया 18। क्लियर है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वो है √1 + 1 + 4 कितना आ गया, √6 आ गया। ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें वैसे पता है कि 3 टाइम्स आएगा, 3√6 आ गया। तो ए डॉट बी जब लिखेंगे तो वो क्या आएगा, a × b × cos थीटा। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये a डॉट b कितना है, 18 है, a एंड b √6 3√6 cos थीटा। अब देखो ये आ गया cos थीटा = 18/3 √6 कितना बन गया, 6 बन गया, ये इससे कट गया, 1 आ गया। 1 का मतलब कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो इससे भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है। अगर पैरेलल हो तो तुम डायरेक्टली देख ही सकते हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है। दूसरी बात, अगर पैरेलल हुए 2 वेक्टर तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, ये मेथड नंबर 2 था, इसको भी लगा के तुम नोट डाउन कर सकते हो इधर वाले को, राइट हैंड साइड में जो हमने किया। अगर 2 वेक्टर देखो पैरेलल है, ए वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। बी वेक्टर ऐसा कुछ दे दिया bx i कैप, इसको लिखना है तुम्हें अपनी कॉपी में ही लिखने वैसे सारे क्वेश्चंस को, इसको अपने लेक्चर नोट्स में लिख सकते हो। ये सारे तो अपने कहाँ पे लिखने हैं, जो होमवर्क की सीट की डीपीपी की, जो एक सीट और डीपीपी एक ही जगह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो bx by प्लस bz, इफ़ देखो कंडीशन लगा रहा हूँ पहले, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, पैरेलल का साइन क्या होता है, ऐसे लिखेंगे पैरेलल को, देन ax / bx ये इक्वल होगा ay / by ये इक्वल होगा किसके, az एंड bz के।
इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ से तुम चेक भी कर सकते हो 1/3 1/3 और ये आएगा -2/-6, वो भी कितना होता है 1/3 होता है। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों थी? ये बस इसलिए था, ये कंडीशन है। अब देखो इसका मतलब कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, अगर ऐसा मान लो पूछा होता उसने तो देखो मैं बता देता हूँ। इसको अगर तुम मान लो इक्वल करो किसी कांस्टेंट के, मान लो कोई कांस्टेंट है के, या फिर ऐसा समझो कि 5, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ इधर देखो। जैसे मान लो इसमें 3 था वो, अब ये जो ax को मैं लिखूंगा तो मैं क्या इसको 3bx लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं ay को लिखूँ तो क्या मैं उसको 3by लिख सकता हूँ। एंड ऐसे ही az को जब हम लिखेंगे तो 3bz। इस केस में ये 1/3 है, ठीक है ना, तो ऐसे उल्टा पुल्टा हो गया। ये 1/3 लेना था मेरे को, बट कोई बात नहीं है, नया क्वेश्चन की तरीके से ऐसे समझा रहा हूँ तुम्हें कि कैसे बन रहा है। तो जब ए वेक्टर लिखेंगे हम तो उसको क्या, ये देखो हर जगह 3 तो बाहर आ जाएगा। ये क्या बन गया bxi कैप प्लस byj कैप एंड bz कैप। अब ये पूरा तो क्या था, बी वेक्टर था, तो ऐसा जो पहले हमने किया था सेम उसी तरीके से आ गया ना, 3b वेक्टर बन गया। इस केस में ये रेशियो 1/3 था। मतलब बी वाला जो है वो ए वाले के 3 टाइम्स था। तो खैर कोई बात नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया तुम्हें। तो ये कंडीशन याद रखना हमें, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली बता सकते हो। इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉमन निकले, जैसे इसमें कॉमन आ गया था 3 बाहर। बाकी कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? ये जो टेस्ट है इसमें इस बार मार्क्स अच्छे आने चाहिए। वेक्टर्स के लिए कितने क्वेश्चंस तो मैंने खुद नहीं करवा दिए, और मतलब अभी हो भी रहा होगा तुम्हारे साथ कि पहले जो मतलब वीक था कोई पोर्शन, कई बार होता है कि स्टार्टिंग में वैसे भी 10th से 11th में आने पे बहुत सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आती, बट धीरे धीरे पूरी सीक्वेंस बनेगी। तो मतलब अभी थोड़ा बेटर हो रहा होगा। जैसे एक वेक्टर था स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, फिर इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। और मैं मार्क्स भी उसी तरीके से एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ तुम लोगों से मार्क्स लेके आने। नेक्स्ट टेस्ट में वेक्टर ही आएगा, पहले ही बता देता हूँ मैं तुम्हें, ओनली वेक्टर दूंगा। खैर अभी देखो, अब इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दे रखी है इसने, मतलब मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। और बोल रहे हैं कि अलोंग द डायरेक्शन, इस वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हैं 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप। देखो वेलोसिटी में क्या होता है हमें पता है, वेलोसिटी जब फाइंड आउट करते हैं तो एक तो आता है भाई कि मैग्नीट्यूड कितना, और साथ ही साथ डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड MAG लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन बता रहा हूँ। स्पीड जो है वो क्या बताता है, ओनली मैग्नीट्यूड को बता पाएगा। दोनों टर्म्स वैसे तो सिमिलर सी है, बट फ़र्क बस डायरेक्शन का है दोनों में। तो मतलब ये मैग्नीट्यूड तो हमें 6 पता है कि यार 6 स्पीड वेलोसिटी बताना है, तो बस अब ये बताना बाकी रह गया है कि यार इसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन बताना है। तो मतलब ओवरऑल ये 6 इंटू डायरेक्शन के नाम पे मैं ऐसा कुछ कर दूँ कि ए कैप लगा दूँ, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ए कैप से फ़र्क क्या पड़ेगा, ए कैप जैसे ही हमने लिखा तो ये डायरेक्शन तो इस वेक्टर की डायरेक्शन ही बताएगा, और इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना, वो 1 है, यूनिट वेक्टर ले लिया हमने। तो ओवरऑल देखो वेलोसिटी जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना 6 और ये 1, तो मतलब ओवरऑल मैग्नीट्यूड बैलेंस्ड है, कितना है 6 है ओवरऑल, ठीक है। अब देखो 6 ए कैप हमें निकालना है, तो ए कैप के लिए लिख लो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, वो कितना आएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 3 आ गया मेरे ख्याल से। तो ये देखो ये 3 बन गया अंदर ही अंदर, 9 हो गया ना, तो बाहर आगे 3 बन गया, 3 को 6 से काट देंगे तो 2 आ गया, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इस तरीके से मतलब ये बाकी की चीज़ें तुम सॉल्व कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। फिर इसने बोला है देखो
पी वेक्टर दे रखा है कुछ, ऐसे ही क्यू वेक्टर दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। तो यार इसने कुछ नहीं पूछा, इसने बहुत ही घटिया सी चीज़ पूछी है। p माइनस क्यू कर लो, तो ये p माइनस क्यू करोगे 0, इधर करोगे तो +2j, है ना, माइनस तो कर लेंगे ना आराम से, और ये कितना आ गया -2k बनेगा। और फिर इसने पूछा है कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है, तो जब यूनिट वेक्टर बताएंगे तो हम लिखेंगे 2, ये तो वेक्टर डिवाइडेड बाई यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ओवरऑल अपना आंसर कुछ आ जाएगा। मतलब 2 तो कैंसिल आउट होगा, देख लेना कितना आता है, वैसे मैं लिख देता हूँ, मेरे को तो पता ही है आंसर कितना आना चाहिए। ये जे था यार, है ना, मैंने मिस्टेक्सली आई लिख दिया इसको, ये जे था यहाँ से, ठीक है, दिल पे मत लेना। 4 + 4 है तो 2√2 आ जाएगा इधर, बस इतना सा है, और क्या। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो दिख रहा है। बी में देखो √2 और √2 है, उनमें से पहले √2 बाहर ले लेना, और जो नीचे 2 लिखा हुआ है ऑप्शन में देखना, जो नीचे 2 लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, 2 बार √2, वो कैंसिल आउट हो जाएगा उससे। खैर ऐसे ही आगे देखो, और 9 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी टाइम लग जाता है यार। क्वेश्चन नंबर 9, ये बोल रहे हैं कि इफ़ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तुम्हें याद आ रहा होगा कि यार एक हमने ऐसा सवाल किया था पहले, जब इनका दोनों ये वाला काम किया था हमने, मतलब ऐसा कुछ किया था पहले कभी, जब ये हुआ था तो एंगल कितना आता था, थीटा आता था 90 डिग्री, और मैंने वो डायग्राम बना बना के बताए थे तुम्हें। ए वेक्टर, ये बी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो देखो ये क्या बना, रिजल्टेंट वेक्टर बना। ऐसे ही ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, और फिर ये बना ए, तो बट ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो क्या है, बराबर है, तो 90 डिग्री के लिए बराबर होता है। बाकी ए प्लस बी ज़्यादा होगा अगर एंगल, देखो ये एंगल कितना है, 90 से कम वाला एंगल में आएगा, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा ही मिल रहा होगा। तो एक तो देखो डायरेक्टली अपन ऑप्शन आंसर बता ही सकते हैं कि यार इसमें आंसर हो जाएंगे, मे भी बोला है इसने एंगल कितना है, तो 90 से कम वाले एंगल सारे ही आ जाएंगे। बाकी अगर तुम्हें सोल्व करना है तो देखो मैं सोल्व करके बताता हूँ, तुम्हें सोल्व भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है, मतलब थोड़ा फास्ट हो जाता है काम, और क्या है। दूसरी बात, जैसे हम इतनी प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं, तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस का कई बार रिजल्ट अगर याद रहता है ना, जैसे ये वाला रिजल्ट था कि बराबर कब हो गया, 90 पे होंगे, हमें पता लग रहा है, ये रिजल्ट कई बार आगे है ना, बाकी के क्वेश्चन को फास्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो ऐसे और भी आएंगे, जैसे तुम खुद से ही क्वेश्चन सोल्व करते हो, कई बार रिजल्ट थोड़ा काम आ सकता है। खैर लिखो इसको, a² + b² + 2ab cos थीटा इज ग्रेटर देन, इसका मैग्नीट्यूड a² + b² - 2ab cos थीटा। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या है, a² + b² रूट, इसका स्क्वायर कर लिया हमने, 2ab cos थीटा इज ग्रेटर देन a² + b² - 2ab cos थीटा। देखो a² b² तो इधर भी है, ये इधर भी है, ये अब क्या बच गया 2ab, और इधर से माइनस ये प्लस होके इधर आएगा, समझ में आ रहा है भाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक ही है, कट जाएगा, ये इधर आएगा, तो इस तरफ तो 0 ही बच गया। ए है वो मैग्नीट्यूड है, बी है वो भी मैग्नीट्यूड है, ये 0 हो सकते हैं बट ये नेगेटिव तो नहीं हो सकते। तो हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि जो कोस थीटा है उसको पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, अगर कोस थीटा नेगेटिव बन गया तो दिक्कत हो जाएगी। कोस थीटा अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब देखो कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव बनेगा, तो थीटा अगर 90 से कम है तब तक बात बराबर बनती रहेगी, और इक्वल 0 भी ले सकते हैं हम, इधर इक्वलिटी का साइन ले लेंगे, 90 पे भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, जब कोस थीटा 0 बन रहा है। तो ये वाले, अब इसको सेटिस्फाई करते हुए जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे अपना आंसर होंगे।
तो इसके लास्ट क्वेश्चन ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो 10 भी कर लेते हैं तुरंत, एक सेकंड थोड़ा सा। देखो 10 में क्या कह रहा है, इसने वेक्टर्स का एडिशन तुमसे पूछा है, तो कितने लोगों को वेक्टर का एडिशन समझ में आया अभी तक वो पता लग जाएगा। ये 5 है, ये x है, ये इधर 90 डिग्री का एंगल बनाया है इसने यहाँ पे, ये 53, ये 90 दे रखा है, ऐसे ही x एक्सिस वगैरह बना दी मैंने, एंड ये 10। देखो ये टोटल बोल रहा है कि इसका जो समेसन है वो 0 है, ये y है, ठीक है। समेसन अगर 0 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई किसी का समेसन 0 है वेक्टर का, तो वो 0 i कैप होना चाहिए, 0 j में भी 0 होना चाहिए और k में भी 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये तीनों जो डायरेक्शन है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब इनके जैसे y एक्सिस है इसका i पे मतलब x एक्सिस पे y एक्सिस का कंपोनेंट तो नहीं आ सकता, कितना आएगा कोस 90 डिग्री, तो 0 बनता है, मतलब इंडिपेंडेंट है ये, आपस में इनके कंपोनेंट्स एक दूसरे में नहीं आ सकते, तो तीनों ही साइड जो है 0 बनना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ऐसा जानबूझ के मान लेते हैं कि यार एक सेकंड, कि ये देखो हम 2 डायरेक्शन हमने बना ली इधर और इधर, सारे कंपोनेंट हम x एक्सिस के लोग कितने आ रहे हैं नेट वो देख लेंगे, y एक्सिस के लोग कितने आ रहे हैं नेट वो भी देख लेंगे, और फिर फाइनली हम बोल देंगे जितने x एक्सिस में सारे 0 कर देंगे, y एक्सिस में भी सारे 0 कर देंगे। तो देखो ठीक है, या फिर इधर और ऐसा भी कोई बात नहीं है। ये वाला देखो एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितना है बताओ मुझे, 53 90 टोटल होता है 180 पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना बच गया 37 का एंगल बच गया। ऐसे ही अब ये x एक्सिस माना हमने, ये y एक्सिस माना, तो ये एंगल बच गया कितना, या फिर ये एंगल बोल दो, ये एंगल बच गया कितना, मतलब पहले ये देख लो, ये पूरा 90 होना चाहिए ना, यहाँ से लेके ये 37 मतलब ये 53, और ये कितना बच गया फिर 37, क्योंकि ये इतना पूरा कितना है, ये जो ये बनाया हुआ है वो 90 डिग्री है खुद। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इधर इस 5 के इधर कंपोनेंट ले लेंगे, ऐसे इसके कंपोनेंट ले लेंगे 5 के इधर, तो जब हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिख रहे हैं x एक्सिस और y एक्सिस में टोटल कितने आ रहे हैं वो बताते जाओ। देखो इधर एक तो x है ही है, पहले से ही एक x तो है ही है, फिर इसका कंपोनेंट कौन सा वाला आएगा 5 cos 53, 5 cos 53, ठीक है। 10 का इधर कंपोनेंट तो आएगा नहीं, 90 डिग्री का एंगल है, y का ज़रूर आएगा, y का इधर कितना आएगा y cos 37 डिग्री। क्लियर है ये चीज़, दोनों बैलेंस होने चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए, तो हम इक्वेशन उसके लिखेंगे। खैर उससे पहले हम y एक्सिस की भी बात कर लेते हैं, तो मैं ऊपर और यहाँ से इससे नीचे कितने, मतलब इस डायरेक्शन में ऊपर कितने और नीचे कितने हैं ये भी देख लेते हैं। नीचे की तरफ ओनली 10 है, ओनली क्या 10 है। ऊपर की तरफ देखो 5 का भी कंपोनेंट आएगा और इस y का भी कंपोनेंट आएगा। 5 की अब अगर बात करें, हालांकि इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, मैं ऐसे ही फाइंड आउट कर भी सकता है। देखो 5 की तो आएगा इधर, एक तो आ गया 5 sin 53, 5 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 5 sin 53, ठीक है। ऐसे ही y का भी आएगा, y का क्या आएगा y इंटू साइन 37 डिग्री, y का इधर कंपोनेंट कितना आएगा y इंटू साइन 37 ये वाला एंगल है। अब बस देखो 2 इक्वेशन है और 2 अननोन भी आ चुके हैं अपने पास, हम सॉल्व कर लेंगे। देखो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये बन गया x प्लस 5 इंटू ये क्या है cos 53, cos 53 की वैल्यू बोलो कितनी आती है, cos 53 की वैल्यू आ गई 3/5 इज इक्वल टू y इंटू
कोस 37, कोस 37 की वैल्यू 4/5। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई है, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम, ठीक है। दूसरी इक्वेशन इधर से कितनी आई है, दूसरी इक्वेशन आई है 10 दूसरी साइड ले लेते हैं, और इधर क्या बचा 5 साइन, तो 5 इंटू साइन 53, साइन 53 की वैल्यू कितनी 4/5 प्लस y इंटू साइन 37, साइन 37 की वैल्यू 3/5। ये चीज़ें बन गई है ना। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन सॉल्व कर लेंगे हम, और कुछ नहीं है। इससे हमें सीधा सीधा y मिल जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, y मिल जाएगा। देखो यहाँ से ये क्या करें हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो ये आ गया 3y, इधर तो क्या बचा 3y/5 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 6 बच गया, कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर है ये चीज़। अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा x प्लस, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, कितना आ गया 3 बच गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि ये कितना है 10 इंटू 4/5, इससे कट गया, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 8 माइनस ये आ गया 5। ऐसी कुछ वैल्यूज़ आनी चाहिए। इसने क्या दिया 5 एंड 10, x की वैल्यू 5 एंड इसकी वैल्यू 10। तो चलो ठीक है, तो अभी ये जो नेक्स्ट तुम्हारी जो सीट थी वो तो थोड़ी बच गई है, तो वो कब करेंगे हम, चलो सीट के 1-2 क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवा देता हूँ। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा है, ये है असाइनमेंट 3। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1, एंगुलर मोमेंटम। हालांकि अब एंगुलर मोमेंटम के बारे में तुम्हें पता नहीं है, मतलब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अगर कोई नई क्वांटिटी आती है उसको हम एक्सियल वेक्टर के तरीके से ट्रीट करते हैं। एक्सियल वेक्टर वैसे तो ये होता है कि भाई कोई एक्सिस है, जैसे ये मान लो कोई सर्कल मैंने बनाया, इस सर्कल की ये एक्सिस है ना, तो इसलिए इसके अलोंग कोई वेक्टर हो उसको हम एक्सियल वेक्टर के तरीके से बोल सकते हैं। उसके अलावा भी इसके एक आधा फंडा होता है। तो जहाँ कहीं तुम्हें ऐसा दिखे कि यार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके थ्रू तुम्हें कोई नया वेक्टर मिल रहा है सी वेक्टर, तो इसको हम एक्सियल वेक्टर के तरीके से ट्रीट करते हैं। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट हम उसको घुमा रहे हैं बॉडी को, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो हालांकि ये तुम्हें समझ में तो आएगा जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, है ना। बाकी एंगुलर मोमेंटम जो उसके लिए अभी तुम टिक कर सकते हो एक्सियल वेक्टर पे। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है, फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास, ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर दे दिया 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। इसका एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें पता है कि यार फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहाँ से फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का माइनस 8 का स्क्वायर करो, चाहे कैसे ही कर लो, 10 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू मास पता नहीं है, एक्सेलरेशन 1 है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये आ गया 10√2 इज इक्वल टू मास, ठीक है। तो 10√2 kg आ जाएगा। अच्छा इसको देखो डायरेक्टली सोल्व तुम कर सकते हो, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो क्या, हमें पता है कि यार 6 और ये वो खुद किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है,
प्लस टेन का स्क्वायर। अब टेन का स्क्वायर बाहर ले लो तो रूट के बाहर तो आ गया, टेन के स्क्वायर को बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ओनली टेन आएगा, अंदर 1 + 1 बचेगा, ये 2 हो जाएगा। या फिर अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं, एक एक को करके जोड़ते रहो। 64 + 100 ये कितना आ गया, 100 + 100 200 बन गया। फिर ये काम कर लो तो 2 बाहर आ गया, मतलब 100 तो क्या आ गया, बाहर आ गया, अंदर बच गया। इस तरीके की कैलकुलेशन की जा सकती है। खैर फिर बोल रहे हैं कि इवन इसी क्वेश्चन में मान लो तुमसे ऐसा पूछता वो कि एक्सीलरेशन वेक्टर कितना है, ठीक है, एक्सीलरेशन वेक्टर बताना है, तो ये आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है, एक्सीलरेशन वेक्टर। तुम्हें क्या बताना है, इसी क्वेश्चन के अंदर बताओ एक्सीलरेशन वेक्टर कितना है। ये तो मैं मिटा रहा हूँ। फाइंड आउट, ये मैग्नीट्यूड लिखा था इसने, एक्सीलरेशन वेक्टर कितना होगा ये है, वैसे अगर तुम्हें देखना हो तो, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड लेना है तो बाद में इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, बट जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन ऑफ द डे कर लेना इसको, क्वेश्चन ऑफ द डे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में। द फोर्स विच मीट, कहाँ चला, हाँ ये बोल रहा है 4th नंबर क्वेश्चन में, द फोर्स विच मीट एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, कैसे भी मिल रहे होंगे हमें नहीं पता, 3 ही दिए, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन वन प्लेन, मतलब कॉन्करेंट तो हैं, ये कॉन्करेंट तो हैं बट एक प्लेन में नहीं है। ये बोल रहे ना कि देयर लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट लाई इन वन प्लेन, ठीक है। तो मतलब नॉन प्लेनर है, प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, बट कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट क्यों है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट, ये वाला ऑप्शन अपना आंसर हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं।